आपने अभी अभी ऐसे कहा था कि हमारे यहाँ अभी सोशलिज्म की जरूरत नहीं है। अभी तो जो कैपिटलिज्म है वो यहाँ फ्लरिश होना चाहिए, और उस बारे में आप कुछ विस्तार से कहेंगे? हाँ, मेरी ऐसी दृष्टि है कि समाजवाद पूंजीवाद की परिपक्व अवस्था का फल है, और समाजवाद यदि अहिंसात्मक और लोकतांत्रिक ढंग से लाना हो तो पूंजीवाद परिपक्व हो, इसकी पूरी चेष्टा की जानी चाहिए। पूंजीवाद की परिपक्वता का अर्थ है एक औद्योगिक क्रांति, कि देश का जीवन भूमि से बंधा न रह जाए और देश का जीवन आदिम उपकरणों से बंधा न रह जाए। आधुनिकतम यंत्रीकरण हो तो संपत्ति पैदा हो सके, और संपत्ति जब अतिरिक्त मात्रा में पैदा होती है तभी उसका वितरण भी हो सकता है और विभाजन भी हो सकता है। अभी हम समाजवाद की कोशिश करेंगे, हम सिर्फ गरीबी ही बांट सकते हैं, और गरीबी बांटने का कोई अर्थ नहीं, बल्कि खतरनाक भी है। और एक बार भी अगर हम आज समाजवादी ढांचे में समाज को ढालें तो जिस समाज में उत्पादन की आज कोई प्रेरणा नहीं है, जिसका प्रमाद बहुत पुराना और गहरा है, और जिसे संपत्ति पैदा करने की कोई समझ भी नहीं, उस समाज को अगर आज समाजवादी ढांचा दिया जाए तो हम सदा के लिए गरीब होने की मोहर अपने ऊपर लगा लेंगे। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि समाजवाद जरूरी नहीं है, मैं मानता हूं कि समाजवाद ही जरूरी है, लेकिन समाजवाद संभव हो सके इसलिए औद्योगिकरण और राष्ट्र का ठीक अर्थों में पूंजीवादी हो जाना जरूरी है। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि अगर कच्चे पूंजीवाद से हमें समाजवाद पे जाना हो तो हमें हिंसा के कम से कम 50 वर्षों की तैयारी करनी चाहिए। फिर वो लोकतांत्रिक नहीं होगा, फिर वो वैसा ही होगा जैसा रूस या चीन में हो रहा है। वैसी भी हमारी तैयारी नहीं है कि हम इतने बड़े पैमाने पर हिंसा कर सकें कि 1 करोड़ आदमियों की हत्या कर सकें। और मैं मानता हूं कि 1 करोड़ की हत्या करके भी हम अपने देश में संपत्ति पैदा कर पाएंगे, ये भी संदेश दिखता है। फिर ऐसी भी मेरी समझ है कि उतनी बड़ी हिंसा करके भी रूस में जैसी सफलता की आशा थी वो सफलता उपलब्ध नहीं हो पाई। और आज भी रूस एक गरीब मुल्क ही है, अमीर मुल्क नहीं। और चीन की हालतें तो और भी बदतर है। इसके लिए अभी जो हमारे यहाँ जो प्लान्स वगैरह हैं, 5 ईयर प्लान्स और डेवलपमेंट प्लान्स, रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, ये जो प्रोग्राम हमने अपनाया है वो प्रोग्राम ठीक है या उसमें कुछ बेसिक चेंज आप सजेस्ट कर सकते हैं? यानी कि जो आप पूंजीवाद को परिपक्व बनाने का आपका जो सजेशन है, वो सजेशन को पार करने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो ठीक है या उसमें कुछ चेंज आप बता दें? जहां तक प्रोग्राम की कागज पर होने की बात है वहां तक तो ठीक ही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वो कुछ हो नहीं पाता है। और उसमें भी जो दृष्टि है हमारी, वो भी हमने रूस के 5 ईयर प्लान से ली है, जो कि भूल भरी बात है। समाजवादी ढांचे के बाद पंचवर्षीय योजनाएं एक अर्थ रखती हैं, क्योंकि उनको जबरदस्ती इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा सकता है। लेकिन समाजवादी ढांचा न हो तो 5 ईयर प्लान बहुत और शक्ल के होनी चाहिए। वो जापान या अमेरिका की शक्ल में या इजराइल की शक्ल में होनी चाहिए, रूस की शक्ल में नहीं। हमारी तकलीफ क्या है कि हम दुनिया में कहीं भी अच्छा हो रहा है उसको अच्छा मान के फौरन शुरू कर देते हैं, इस बात की बिना फिक्र किए कि उसकी पूरी पृष्ठभूमि हमारे पास तैयार है या नहीं। अगर पृष्ठभूमि तैयार नहीं तो वो बिल्कुल अच्छा हो तो भी बेमानी है। वो ऐसे ही जैसे कार के इंजन को लाके बैलगाड़ी में रख लिया है, अब बैठिए। वो बहुत अच्छा था कार में और ठीक चलता था,
उन बैलगाड़ी में बिल्कुल बेमानी और बैलगाड़ी पे बोझ बन रहा है और बैलगाड़ी को उससे कुछ हित नहीं है, बैल के लिए और परेशानी है। तो हमारी तकलीफ इधर रही है, इक्लेक्टिक तकलीफ है हमारी। सारी दुनिया में जो भी अच्छा हो रहा है वो सब हमें करना है, ठीक है करना भी है, लेकिन उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है वो न होने से सब मुसीबत खड़ी हो जाती है। हिंदुस्तान को नजर रखनी चाहिए उन मुल्कों की तरफ जिनकी सामान्य पृष्ठभूमि हमारे जैसी है, जिनका बेसिक ह्यूमन मटेरियल हमारे जैसा है, जिनका बौद्धिक विकास हमारे जैसा है, और वे क्या प्रयोग कर रहे हैं। इससे मेरी नजर में हिंदुस्तान को इजराइल पर नजर रखनी चाहिए, जापान पर नजर रखनी चाहिए, तो हमारे काम का हो सकता है। अब हमारी तकलीफ ये है, अच्छा दूसरी तकलीफ हमारी ये है कि बहुत सी व्यवस्थाएं हैं दुनिया में आज काम कर रही हैं, उन व्यवस्थाओं के प्रत्येक के काम करने का ढंग है और अपने उनके यंत्र की एक व्यवस्था है। अमेरिका से कुछ अच्छा लगता है वो हम उधार ले लेते हैं, रूस से कुछ अच्छा लगता है वो हम उधार ले लेते हैं। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सोचने का ढंग ऐसा है कि जहां से जो अच्छा है वो ले लो, वो सब अच्छा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन वो ऐसे हो जाता है जैसे कि मीठे मीठे का भोजन हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो महंगी पड़ता है, पेट पे भारी पड़ जाता है, हाँ हजम नहीं हो पाता है। तो हमारा विधान भी वैसा है, हमारे पिछले 20 वर्षों का चिंतन भी वैसा है। तो हमारा फाइबर प्लेन भी एक समाजवादी ढांचे में तो अर्थ रख सकता था, लेकिन चूंकि वो ढांचा नहीं है इसलिए हमें उसे और तरह से सोचना चाहिए। प्लान तो हमें करना ही पड़ेगा, प्लान्ड इकोनॉमी तो जरूरी है, लेकिन वो प्लान्ड इकोनॉमी पूंजीवाद के अंतर्गत होगी, समाजवाद है नहीं, उसके अंतर्गत वो होने की बात नहीं उठती। और जब वो प्लान्ड इकोनॉमी हमें करनी हो पूंजीवाद के अंतर्गत, तो उसका अधिकतम खर्च औद्योगिकरण पर होना चाहिए। और वो भी प्राइवेट सेक्टर में अधिकतम उसमें से हमें लगाने की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जैसी चीज हमारे पास नहीं है, और अगर है तो सिर्फ नुकसान में ले जाएगी, कहीं फायदे में नहीं ले जा सकती। यानी मेरा मतलब यह है कि व्यक्तिगत रूप से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, औद्योगिक हाउसेज हैं, वे जो काम में लगे हैं, उनके लिए देश कितनी सहायता पहुंचा सकता है, उनके काम में कितनी सुविधा जुटा सकता है, और उनके व्यक्तिगत इंसेंटिव का कितना फायदा उठा सकता है, उसकी हमें फिक्र करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम उस सारी संपदा को सरकारी नियंत्रण में चलने वाली व्यवस्था में लगाएं, क्योंकि सरकारी नियंत्रण में चलने वाली व्यवस्था एकदम असफल है। वो बोध ही नहीं है हमारे पास, और इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं, वो असफल होगी ही। हम उसमें जितना लगाते जाएंगे वो डूबने वाला है, वो कहीं आने वाला नहीं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि सरकारी व्यवस्था में जितना हम लगाते हैं उसमें से कोई 75% तो लोगों की नौकरी, तनख्वाह, इसमें सब खर्च हो जाता है, वो इंतजाम में सब खर्च हो जाता है, और जो हमें जो लगाने का सवाल था वो कहीं लग ही नहीं पाता, उसका कुछ परिणाम नहीं हो पाता। हिंदुस्तान में तो अभी व्यक्तिगत प्रेरणा के आधार पर ही जो काम चलता है उस पर ही हमें सारी प्लानिंग उस पर खर्च करनी चाहिए। मगर हाल तो उल्टी है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक सोशलिस्टिक पैटर्न है, तो हम हर हालत में व्यक्तिगत प्रेरणा से चलने वाले कार्य में बाधा डाल रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से जो काम कर रहे हैं उनको हम कितना रोक सकते हैं काम करने से, उस कोशिश में लगे। और सामूहिक तल पर राज्य के द्वारा चलने वाले काम में ताकत लगा रहे हैं, जो कि असफल होना है। जो सफल हो सकता था उसकी सफलता में बाधा डाल रहे हैं, जो असफल होगा उसमें संपत्ति लगा रहे हैं। इतना मैं चाहता हूं कि इतना चेंज हमारी प्लानिंग में होना चाहिए। अभी हमें प्लान्ड कैपिटलिज्म की जरूरत है, सुनियोजित पूंजीवाद की जरूरत है, क्योंकि समाजवाद का भी कोई सवाल नहीं उठता है। इसमें एक भ्रष्टा यह है कि जो इंडिविजुअल एंटरप्रेटर वो बिजनेस करेगा वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा, सोसाइटी एंड लार्ज को जो चीज की आवश्यकता है जैसे कि प्राइमरी नीड्स ऑफ लाइफ, वो उसका ख्याल नहीं करेगा। तो उसके लिए आप क्या? ये बात ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जैसे मुल्क में जहां अभी सोशल कॉन्शियसनेस जैसी कोई चीज नहीं है, जहां व्यक्तिगत स्वार्थ पर ही हम 5000 सालों से जिंदा हैं,
वहां हमें सामाजिक स्वार्थ को पैदा करने की पृष्ठभूमि जब तक न बन जाए, तब तक व्यक्तिगत स्वार्थ का ही हम कितना अपशोषण कर सकते हैं समाज के हित में, उस पर ही ध्यान देना होगा। निश्चित ही व्यक्ति अपने लाभ के लिए ही चेष्टा करेगा। सरकार इसको इस तरह से उपयोगी कर सकती है कि बेसिक नीड्स को पूरा करने वाले जो लोग उद्योग पैदा करें, उन्हें सरकार ज्यादा सुविधा देती हो, ज्यादा लाभ की व्यवस्था जुटाती हो। जो लोग सिर्फ अपने ही हित के लिए धन पैदा करने की कोशिश में लगे हों, उनको उतना लाभ ना होता हो, तो हमारा जो व्यक्तिगत रूप से एंटरप्रेन्योर है वो सामाजिक जरूरत की चीजों को पैदा करने की ओर संलग्न होगा, क्योंकि उसकी नजर सिर्फ लाभ की है, उसे लाभ मिलना चाहिए। अगर हम बेसिक और एलिमेंट्री नीड्स को पूरा करने वाले उद्योग को ज्यादा लाभ पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं, कम टैक्स लगाते हैं, ज्यादा धन का लोन देते हैं, बेचने की ज्यादा सुविधा देते हैं, कानून का कम बंधन खड़ा करते हैं, हिसाब किताब के उपद्रव से थोड़ा मुक्त करते हैं, तो हमारा जो उद्योगपति है वो उस दिशा में प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। उसको प्रवाहित, यानी मेरा मानना यह है कि हमें व्यक्तिगत स्वार्थ का ही शोषण करना पड़ेगा अभी। अब सवाल यह है कि व्यक्तिगत स्वार्थ को सामाजिक हित में नियोजित करने की बात है, तो वो तो किया जा सकता है, उसमें बहुत कठिनाई नहीं है। और अगर ये बहुत बड़े पैमाने पर किया जाए तो धीरे धीरे, क्योंकि उद्योगपति को या संपत्ति की खोज में निकले गए व्यक्ति को इससे कोई प्रयोजन नहीं कि वो क्या पैदा करता है, वो वही पैदा करता है जिससे लाभ आता है, प्रॉफिट मोटिव है। तो हम प्रॉफिट मोटिव को क्यों ना उसका पूरा करें और उन दिशाओं में पूरा करें जो देश के हित में हो। हम क्या कर रहे हैं कि उसके प्रॉफिट मोटिव को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मजा ये है कि हमारे मुल्क में सिवाय प्रॉफिट मोटिव के कोई मोटिव नहीं है, नया कोई मोटिव ही नहीं, उसके किया नहीं जा सकता कुछ। और उसके बहुत कारण है। हमारा पूरा का पूरा चिंतन जो हजारों साल का है वो व्यक्ति केंद्रित है, उसमें समाज का कोई बोध नहीं है। पाप है तो मेरे हैं, पुण्य है तो मेरे हैं, स्वर्ग मिलेगा तो मुझको मिलेगा, नरक मिलेगा तो मुझको मिलेगा, कर्म है तो मेरे हैं, फल है तो मेरे हैं। हाँ, दूसरे से कोई संबंध नहीं है, कहीं हम दो कहीं जुड़ते नहीं है। सुख है तो मेरा है, दुख है तो मेरा है, दूसरे से कहीं जोड़ नहीं बनता। हमारी जो फिलोसफी है भारत की, उसमें इंटर रिलेशनशिप का कोई भाव नहीं। निपट व्यक्ति केंद्र है सारे चिंतन का, सारे धर्म का, सारे जीवन का। तो जहां निपट व्यक्ति केंद्र रहा हो 10,000 साल तक, वहां हम एकदम से सोशल मोटिव पैदा नहीं कर सकते। सोशल मोटिव पैदा करने के लिए हमें इंटर रिलेशनशिप का बोध बढ़ाना पड़ेगा, और वो जब तक नहीं बढ़ जाता है तब तक हमें पुराने मोटिव का ही फायदा लेकर समाज को फायदा पहुंचाने की फिक्र करनी चाहिए। पर हमारी कठिनाई ये है कि पश्चिम में जो भी ख्याल पैदा होता है वो हम पकड़ लेते हैं। वहां एक सोशल मोटिव पैदा हुआ, और उसका कुल कारण इतना है कि उनको कोई 300 वर्ष से ये बात साफ समझ में आ गई कि व्यक्ति का व्यक्ति की तरह न कोई जीवन है, न कोई अर्थ है। अगर कोई भी जीवन और अर्थ है, सुख है और दुख है, स्वास्थ्य है, बीमारी है, तो वो इंटर रिलेशनशिप में है, वो हम सब जुड़ के हैं। ये भाव 300 साल की निरंतर व्यवस्था से पैदा हुआ। इसके बाद सोशलिज्म की बात सार्थक हो सकी, वहां वो हमारे पास नहीं है भाव। इसे हम अगर सीधा स्वीकार नहीं करेंगे तो हम दोहरे नुकसान में पड़ेंगे। जिसका हम फायदा उठा सकते हैं उसका फायदा नहीं उठाएंगे, और जो है ही नहीं उस पर हम खर्च करेंगे और हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए हिंदुस्तान में जितने भी सामाजिक हित की लिहाज से सरकार व्यवस्थाएं करती है वो सब नुकसान में पड़ती हैं, सब असफल होती है। भिलाई का स्टील कारखाना हो कि बोकारो हो कि कोई भी हो, यानी रेलवे जैसी निरंतर लाभ देने वाली व्यवस्था भी इधर नुकसान दे रही है। इन जो कि बिल्कुल ही चमत्कारपूर्ण है कि जिससे कभी नुकसान न हुआ था, जो कि सदा ही लाभ की व्यवस्था थी, वो भी नुकसान दे रही है। अब इधर मैं देखता हूं, मैं प्राइवेट कॉलेज में भी था, तो प्राइवेट कॉलेज में एक प्रोफेसर सप्ताह में कम से कम 20 लेक्चर देता, मेहनत करके देता। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी था। गवर्नमेंट कॉलेज में कोई 8 और 10 लेक्चर दे दे तो बड़ी कृपा करता है। अच्छा, बिना तैयारी के देता, बिना फिक्र के देता, क्योंकि नौकरी सिक्योर्ड है, फिर उससे कोई प्रयोजन नहीं है। फिर बात खत्म हो गई, उसको तनख्वाह मिलनी है और एक दफा कंफर्मेशन उसका हो गया तो उसको कोई निकालने वाला नहीं है, वो अपनी आराम कुर्सी पे बैठा है। इधर मैं जिस कॉलेज में था उसमें 100 प्रोफेसर थे, और मैं हैरान हुआ ये जान के कि मैं एक आदमी न खोज सका जिसको पढ़ाने में कोई भी रस हो। तनख्वाह में रस था, वो पूरा हो गया, बात खत्म हो गई।
प्राइवेट कॉलेज में तनख्वाह में रस है, पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी जाती है। तो अब मैं इधर हैरान हूं, अच्छा सब प्राइवेट कॉलेज धीरे धीरे हम गवर्नमेंट के बनाए चले जा रहे हैं। हमारा ख्याल है कि गवर्नमेंट का कॉलेज हो जाने से कुछ फायदा हो जाएगा उसमें, और जबकि वो जो पूरे के पूरे टीचर्स हैं उनका मोटिव पूरा हो जाता है, बात खत्म हो गई, उनको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान में ऐसा टीचर नहीं जिसको पढ़ाने में रस है, उसको तनख्वाह में रस है। एक दफा तनख्वाह सुनिश्चित हो गई तो बात खत्म हो गई, अब उसको क्या प्रयोजन। तो मैं कॉलेज में देखा भी, मैं पूछा भी लोगों से, उनका करना क्या है, हमें कौन अलग कर सकता है, और तनख्वाह जितनी मिलनी उतनी मिलनी, हम पढ़ाएं तो ज्यादा नहीं मिल जाएगी, न पढ़ाएं तो कोई कम नहीं हो जाएगी, तो फिर मेहनत किस लिए करनी है। ये प्रोफेसर की बुद्धि हो तो मजदूर की बुद्धि तो फिर ठीक ही है। यानी मैं ही पूछता हूं, ये हमारा जो टॉप मोस्ट हो उसकी जब ये बुद्धि हो तो फिर ठीक है, पीछे हम क्या सोचें इसमें। इसलिए आप कलेक्टिव फार्मिंग करें, कोई काम नहीं करेगा, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं है। तो मेरा मानना है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का हमें 50 साल तक शोषण करना चाहिए, और इस शोषण को जारी रख के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा हो जाए तो इंडिविजुअल मोटिव को सोशल मोटिव में बदलने की उपाय हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता। इसलिए मैं समाजवाद की बात ही एक असंभावना मानता हूं अभी, और अगर हमने कोशिश की तो हम उसमें आत्मघात ही करेंगे, हम उससे कहीं पहुंच नहीं सकते, हम और दरिद्र और दीन हो जाएंगे। और हम पूंजीवाद आप परिपक्व करने की बात करते हैं तो वो कौन सी स्टेज होगी पूंजीवाद की, जब हम कह सके कि हमारे यहाँ पूंजीवाद परिपक्व हो गया है और सोशलिज्म के लिए एक स्टेज तैयार हो गया हमारे लिए। सच तो ये है कि मेरा मानना है कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूंजीवाद परिपक्व हो तो सोशलिज्म में रूपांतरण बहुत सहज है, हाँ आपो-आप हो जाएगा। और मैं मानता हूं जिस दिन आपो-आप होगा उसी दिन ठीक से होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। इसलिए हमें इसकी बहुत चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि जवान कब आदमी हो जाएगा और बूढ़ा कब होना शुरू होगा, शायद तारीख तय भी नहीं की जा सकती और शायद पता भी नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि अमेरिका सोशलिज्म की तरफ जाना शुरू हो चुका है। लेकिन ये तो आज तो प्रचार तो ऐसा है, पूंजी वाला होता है और गरीब तो गरीब हो जाता है, पीछे ऐसा कैसा हो जाएगा, ये पूंजीवाद बढ़ा जाएगा। हाँ, ये भी थोड़ा सोचने जैसा मजा ये है कि हमको ख्याल ये है कि गरीब जो है वो बड़ा दया का पात्र है, क्योंकि हमें ये ख्याल है जो कि बिल्कुल भ्रांत है कि गरीब बड़ा दया का पात्र है, और हमें ये ख्याल है कि गरीब इसलिए गरीब है कि अमीर ने उसकी पूंजी खींच ली। ये बड़ी ही भ्रांत बात है। अमीर ने पूंजी पैदा की, उसने गरीब से खींच नहीं ली। हाँ, गरीब से उसने पैदा करवाने में सहयोग लिया है, और अगर अमीर को हम बीच से हटा दें तो गरीब कोई अमीर नहीं हो जाता। मजा तो ये है कि पहली बार गरीब को जितनी सुविधा है उतनी जगत में कभी भी ना थी। पूंजीवाद ने पहली दफे गरीब को भी जिंदा रहने का हक दिया है, और गरीब का बच्चा अब बच सकता है, मर नहीं जाता। और इतनी जो बड़ी गरीबों की जमात खड़ी दिखाई पड़ रही है, वो पूंजीवाद ने जो संपत्ति पैदा की है वो उसके फल की वजह से जिंदा, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह सकती थी। दुनिया की आबादी पिछले 100 वर्षों में बढ़नी शुरू हुई, इसके पहले वो थिर थी, क्योंकि गरीब कितने बच्चे पैदा करता, 8-10 बच्चे पैदा करता, 9 मर जाते। जो एक बचता वो भी हमेशा मिनिमम लिविंग पर बचता, उससे ज्यादा बच नहीं सकता था। एक हमें ये बड़ी भ्रांति का ख्याल दे दिया है समाजवादी विचारकों ने कि गरीब इसलिए गरीब है कि अमीर ने उसकी पूंजी शोषण कर ली। अमीर ने पूंजी पैदा की है पहली दफा, और पैदा करने की वजह से अमीर अमीर हुआ है और गरीब गरीब दिखाई पड़ने लगा है। पूंजी जो है वो क्रिएशन है, शोषण नहीं है एकदम। जो फर्क कर रहा हूं, पूंजी एक तरह का सृजन है। अब जैसे कि आप अगर अमेरिका के 12 अमीरों को बाहर कर दें तो अमेरिका गरीब ही रहता पूरा का पूरा, लेकिन अब गरीबी का बोध नहीं होता क्योंकि कोई अमीर भी नहीं था। अगर हम मार्गन को, रॉकफेलर को या फोर्ड को अलग कर दें अमेरिका से, जिन्होंने की संपत्ति पैदा करने के हजार रास्ते खोजे और हजार उपायों से लोगों को संपत्ति पैदा करने में संलग्न करवाया, अगर उनको अलग कर दें तो अमेरिका का कोई जो आज मजदूर है वो कोई अमीर हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसके पास संपत्ति होती, उसके पास संपत्ति होती नहीं। हाँ, एक फर्क पड़ता है कि गरीब की जितनी बड़ी संख्या है वो नहीं होती, और गरीब का जो बोध है वो नहीं होता। पहली दफे पूंजीवाद ने संपत्ति पैदा करने के उपाय खोजे, लेकिन हमें पुरानी आदत रह गई। पुराना जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो शोषक व्यवस्था थी,
राजा संपत्ति पैदा नहीं करता था, सिर्फ चूसता था। यानी बड़े मजे की बात है, राजा जो था वो संपत्ति कभी पैदा नहीं करता था, वो चूसता था। पूंजीपति ने पहली दफे संपत्ति पैदा करने का उपाय खोजा, वो चूस नहीं रहा है। हमको ऐसा लगता है कि मैंने एक मजदूर से दिन भर काम लिया, उसको 2 रुपए दिया। मजदूर को ऐसा लगता है कि मेरा शोषण कर लिया गया। और मजा ये कि अगर मैं उससे काम ना लूं तो वो 2 रुपए भी पैदा नहीं कर सकता था। वो 2 रुपए भी मेरे काम में संलग्न होने की वजह से उसको मिल रहे हैं, तो उसको 2 रुपए भी मिलने वाले नहीं। तो वो पैदा भी नहीं होता, वो मरता, वो जिंदा भी नहीं रह सकता था। पूंजीवाद को मैं वो व्यवस्था कहता हूं जिसने पूंजी पैदा करने के उपाय निकाले। लेकिन पूंजी पैदा होने से निश्चित एक विभाजन हुआ कि एक तरफ पूंजी इकट्ठी हो गई और एक तरफ पूंजीहीन लोग इकट्ठे हो गए। ये पूंजीहीन लोग पूंजीपति के शोषण के कारण पूंजीहीन नहीं है, पूंजीपति ने पूंजी इकट्ठी करने का उपाय खोजा है, इसलिए उसके पास पूंजी है, इनके पास नहीं है। आज जो हमारी पूंजी, जैसे अमेरिका की, आज अगर हम पूंजी का हिसाब लगाएं तो 100 साल पहले ये पूंजी कहां थी? अगर शोषण किया तो ये 100 साल पहले भी होनी थी दूसरे लोगों के पास, और फिर किसी ने शोषण कर लिया। हम इस कमरे में बैठे हैं, हमारे पास 30 रुपए हैं सबके पास। 2 साल बाद मेरे पास 1000 रुपए और आप कहते हैं आपने शोषण कर लिया। तो मैं ये पूछता हूं कि 10 साल पहले जब 30 ही रुपए थे कमरे में, तो मैं 1000 रुपए शोषण कर कैसे लेता? ये 1000 रुपए का मैंने उपाय भी किया है। और मजा ये कि आपके पास भी 30 की जगह आप 300 रुपए, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप गरीब और आप शोषित हो गए, क्योंकि मेरे पास 1000 और आपके पास 300, तो 700 का फासला है। ये 700 का फासला 10 साल पहले नहीं था। आपके पास भी 1 रुपया था, मेरे पास भी 1 रुपया था, हम दोनों एक जगह खड़े थे। आज मेरे पास 1000 है, आपके पास 300। आज 30 की जगह 1300 रुपए है इस कमरे में, लेकिन ये बाकी 1300 रुपए कहां से आए? ये क्रिएट किए। पूंजीवाद पूंजी पैदा करने की व्यवस्था है। लेकिन एक दफे जब पूंजी इतनी पैदा हो जाए, इतनी अतिरिक्त पैदा हो जाए कि उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व का कोई अर्थ न रह जाए, तो मैं मानता हूं कि समाजवाद में रूपांतरण शुरू हो जाता है। जैसे अमेरिका की मेरी समझ ये है कि पिछले 30 वर्षों में अमेरिका रोज एक एक कदम समाजवाद की तरफ रख रहा है, रखना ही पड़ेंगे। क्योंकि पूंजी जब इतनी ज्यादा हो जाती तो उसको मालिकियत रखने का कोई प्रयोजन ही नहीं। यानी मैं ये मानता हूं कि मालिक को नहीं मिटाना है, मालिकियत का प्रयोजन मिटाना है। और मालिकियत का प्रयोजन तभी मिटेगा जब अतिरेक हो, सुपरफ्लुअस एफ्लुएंट सोसाइटी हो, तब प्रयोजन मिटेगा। आज आप इस साड़ी पे अपना कब्जा बताना चाहती हैं क्योंकि साड़ी न्यून है। अगर आपने कब्जा नहीं बताया तो कोई कब्जा कर लेगा। लेकिन साड़ियां अगर इतनी हो कि कब्जे का कोई मतलब न रह जाए, क्योंकि कोई भी आपकी साड़ी पे कब्जा कर ले तो दूसरी साड़ी उपलब्ध हो सके, तो आप कब्जे का भाव मिट जाएगा। मकान न्यून है इसलिए हमें कब्जा बताना पड़ रहा है, कार न्यून है इसलिए उस पर हमको कब्जा बताना पड़ रहा है कि मेरी गाड़ी। लेकिन कार अगर इतनी हो जाए कि जितने आदमी उनसे ज्यादा हो जाए तो कब्जा बेमानी हो जाता है, बिल्कुल ही अर्थहीन हो जाता है। असल में कब्जा तब तक बताना पड़ता है जब तक ऐसे लोग हैं जिनके पास चीजें नहीं है। तो मैं मानता हूं कि एफ्लुएंट सोसाइटी का अंतिम परिणाम समाजवाद होगा, और ये ही सहज हो सकता है अगर अहिंसात्मक रूपांतरण का हमें कोई ख्याल हो, लोकतांत्रिक रूपांतरण का ख्याल हो। और अगर ये नहीं हमें ख्याल हो तो फिर जबरदस्ती हो सकता है। लेकिन जबरदस्ती में पूंजीवाद जो पूंजी पैदा करता है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूंजी पैदा करने का जो इंसेंटिव है वो पूंजीवाद में है, वो सोशलिज्म में नहीं है। यानी मैं मानता हूं कि पूंजीवाद का एक हिस्टोरिक रोल है कि वो पूंजी पैदा कर जाए। अगर वो पैदा नहीं कर पाया तो सोशलिस्ट सोसाइटी पूंजी पैदा करने में मुश्किल में पड़ जाएगी। एक दफा पूंजी पैदा हो गई तो रन करेगी, लेकिन सोशलिस्ट सोसाइटी पूंजी पैदा नहीं कर सकेगी। और अगर करनी है तो फिर लोकतंत्र नहीं रह सकेगा। यानी 2 उपाय हैं, या तो प्रॉफिट मोटिव से आदमी पूंजी पैदा करेगा, और या फिर बंदूक के कुंदे से पूंजी पैदा करेगा। अब इन 2 के बीच चुनाव करना है कि अब मेरी छाती के पीछे तो बंदूक का कुंदा लगा हो तो मैं 8 घंटे मजदूरी कर सकता हूं, और या मेरे सामने लाभ का, प्रॉफिट का मोटिव लटका हो तो मैं मेहनत कर सकता हूं। अब मेरा मानना ये कि प्रॉफिट मोटिव जो है वो ज्यादा लोकतांत्रिक बजाय बंदूक के कुंदे के। मैं नहीं देख पाता कि बंदूक का कुंदा किस अर्थ में समाजवादी है, और वो भी व्यक्ति को ही लगाना पड़ेगा हमको, कोई उपाय नहीं है उसका। यह है कि हमको 8 घंटे एक मजदूर को काम करना, जेल में भी हम काम ले रहे हैं, वो भी एक काम है। तो उसको हमने कह दिया है कि इतना आटा उसको पीसना या इतने पत्थर तोड़ने, नहीं तोड़ता तो शाम को उसको हड्डी पसली टूट जानी।
वो भी एक रास्ता है, वो बिल्कुल सोशलिस्ट पैटर्न है। अगर पूरे मुल्क को इसी तरह एक कंसंट्रेशन कैंप बनाना हो तो हो सकता है। एफ्लुएंट सोसाइटी के बाद ये सरलता से हो जाए, क्योंकि एफ्लुएंट जैसे ही सोसाइटी हुई, प्रॉफिट मोटिव का कोई मतलब नहीं रह जाता फिर एक, और आदमी को धक्का देने का भी कोई कारण नहीं रह जाता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे ही अतिरिक्त रूप से संपन्न समाज होगा, वैसे ही श्रम का अर्थ खो जाएगा, क्योंकि हम यंत्र से काम लेने लगेंगे। असल में गरीब समाज श्रम से काम लेता है, अमीर समाज यंत्र से काम लेता है, और एफ्लुएंट सोसाइटी ऑटोमेटिक यंत्रों से काम लेगी। आने वाले 100 वर्षों में अमेरिका में श्रम का कोई अर्थ ही न रह जाएगा। यानी उल्टी हालत भी हो सकती है कि मैं आपसे आके कहूं कि मुझसे घंटे भर थोड़ा काम ले लें और 5 रुपए भी ले लें, ये हालत पैदा हो सकती है। ये बिल्कुल पैदा हो जाएगी, क्योंकि मैं 24 घंटे खाली बेकार मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो मैं किसी से कह सकता हूं कि आपके बगीचे में मैं 2 घंटे काम करना चाहता हूं, आप कृपा करके 5 रुपए ले लो, मुझे 2 घंटे काम कर लेने चाहिए। ये आज हमें असंभव लगता है, लेकिन ये संभव हो जाएगा। एफ्लुएंट सोसाइटी का अंतिम परिणाम ये होगा कि काम जो है वो खेल ही हो जाएगा, उससे ज्यादा कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। और हम लोगों को काम से रोकने के पैसे देंगे, यानी जो आदमी काम करने के लिए जिद बताएगा उसको कम पैसे मिलेंगे, और जो आदमी कहेगा हम नहीं करने को राजी उसको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। एफ्लुएंट सोसाइटी जैसे ही ऑटोमेटिक यंत्रों पर उतर जाएगी, अगर मैं कहता हूं कि मैं तो 2 घंटे काम मांगूंगा ही मुल्क से, तो मुल्क मुझे कहेगा हम आपको 100 रुपए देते हैं। और ये आदमी चूंकि काम मांगते ही नहीं, इसको हम 200 देते हैं, क्योंकि ये समाज में बड़ी कृपा करता है, ये काम की झंझट पैदा नहीं करता। क्योंकि काम कम होता चला जाएगा तो काम जो लोग मांगेंगे उन स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। जैसे ही एफ्लुएंट सोसाइटी आती है, श्रम व्यर्थ हो जाएगा, श्रमिक व्यर्थ हो जाएगा, और तब श्रम एक आनंद हो जाएगा, जिसके हम बहुत दिन से कल्पना करते रहे कि श्रम आनंद हो जाए। आदमी ऐसे श्रम करे जैसे खेल खेल रहा है, लेकिन ये हो नहीं सकता था पहले कभी। चाहे गांधी समझाएं चाहे विनोबा समझाएं कि श्रम को आप आनंद समझो, ये बेहूदी बात है, समझा नहीं जा सकता। श्रम तभी आनंद हो सकता है जब मेरी जिंदगी की सब जरूरतें बिना श्रम के पूरी होती हो, श्रम करने की कोई भीतरी मजबूरी न रह जाए। तो ऐसा नहीं है कि आदमी बिना श्रम के जिंदा रह सकता, आदमी श्रम तो करेगा। और आज भी अगर एक आदमी को कोई श्रम नहीं है तो वो मछली मार रहा है जाके नदी के किनारे बैठ, अब कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, वो मछली काहे के लिए मार रहा है, शतरंज ही खेल रहा है, अब उसमें मेहनत में कोई मतलब नहीं कि वो घंटों ताश ही खींच रहा है, ऐसे कोई सेंस नहीं। लेकिन आदमी बिना काम के नहीं रह सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि 100 वर्ष में अब यांत्रिक व्यवस्था इतनी विकसित हो गई है कि हमें किसी गैर लोकतांत्रिक ढंग से समाजवाद लाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, एफ्लुएंस लाने की चेष्टा करनी चाहिए। एंड एज ए बाय प्रोडक्ट सोशलिज्म पीछे से आएगा, और तब वो बड़ा सहज होगा। और मैं जिस तरह से कह रहा हूं उसी तरह से वो नॉन वायलेंटली आ सकता है, डेमोक्रेटिकली आ सकता है, नहीं तो वो आ ही नहीं सकता। फिर लाने के लिए हमें कुंडा लगाना पड़ेगा। जब तक प्रॉफिट मोटिव है तब तक हमें बंदूक या प्रॉफिट मोटिव ऐसी चॉइस करनी पड़ेगी। और मैं मानता हूं कि प्रॉफिट मोटिव बहुत लोकतांत्रिक भद्र उपाय है, जिसमें अगर एक आदमी चाहे कि मुझे लाभ नहीं चाहिए तो उसको कोई मजबूरी भी नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे नहीं करोड़ रुपए कमाने हैं तो मैं घर में बैठ के अपनी किताब पढ़ता रहूं, 100 रुपए कमाऊं, अपना खाने का इंतजाम करूं, बात फिक्र छोड़ दूं। लेकिन बंदूक वाले समाज में मैं ये नहीं कह सकता। यहां व्यक्तिगत चुनाव का उपाय है, बंदूक वाले समाज में उपाय नहीं है। आज सोवियत रूस में कोई सन्यासी नहीं हो सकता, सबसे बड़ा पाप है। एक आदमी अगर कहे कि हम 4 आदमियों से रोटी मांग के ले लेंगे तो ये सवाल नहीं उठता, वो फौरन उठा के बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां तो बंदूक के कुंदे पर श्रम करना पड़ेगा आपको। ये सवाल ही नहीं है कि एक आदमी कहे कि मैं किताब पढ़ के जिंदगी गुजार लूंगा, मेरे 2 में तो मुझे 2 रोटी दे देते, ये गैरकानूनी बात हो जाएगी। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अपहरण करके समाजवाद लाने के पक्ष में मैं नहीं हूं, क्योंकि स्वतंत्रता समानता से बड़ा मूल्य है। समानता को मैं स्वतंत्रता के ऊपर कभी भी नहीं रख सकता हूं। क्योंकि स्वतंत्रता है तो समानता भी लाई जा सकती है, लेकिन स्वतंत्रता को खोकर लाई गई समानता फिर अगर हम बदलना भी चाहें तो बदल नहीं सकते। आज सिर्फ रूस में कोई बदलाहट नहीं हो सकती, कोई बगावत नहीं हो सकती, कोई विद्रोह नहीं हो सकता। यानी पहली दफे एक ऐसी सोसाइटी पैदा हुई है जो बगावत प्रूफ, जिसमें आप भीतर से बगावत नहीं कर सकते।
क्योंकि बगावत का विचार ही नहीं बो सकते, विचार बोया नहीं आपने, दूसरे से कहा नहीं कि आप गए, आपका पता नहीं चलेगा। ये इतना बड़ा खतरा है कि इस खतरे के मुकाबले तो मैं कहता हूं गरीबी अमीरी को सहा जा सकता है। इतना बड़ा खतरा है कि इसका अंतिम परिणाम अगर रूस जैसी सोसाइटी चलती है तो मेरी अपनी समझ है कि रूस में अब करीब करीब वर्ण व्यवस्था की स्थिति आ गई। वर्ग व्यवस्था तो मिल गई, वर्ण व्यवस्था आ गई। अब जो आज हुकूमत में है जो वर्ग, करीब करीब लेनिन का जो पोलिट ब्यूरो था, करीब करीब उसी पोलिट ब्यूरो के आदमी पिछले 50 साल से हुकूमत कर रहे हैं। एक छोटा सा क्लिक, एक छोटा सा ग्रुप हुकूमत कर रहा है। उस क्लिक में 20 करोड़ लोगों में से एक नया आदमी प्रवेश नहीं कर पाया। स्टालिन न रहे, खुर्शीव न रहे, फलाने का सब हो, लेकिन एक ग्रुप है 50-100 आदमियों का जो छाती पे बैठा है, जो काम कर रहा है, उसी में से कोई आदमी हावी होता है। 100 आदमी एकदम से सत्ताधिकारी हो गए, 20 करोड़ लोग कट ऑफ हो गए। और जो आज रूस में कम्युनिस्ट है उसकी प्रतिष्ठा ब्राह्मण की, बाकी सब शूद्र है पूरा मुल्क। बाकी मुल्क का कोई अर्थ नहीं। 2 वर्ग हैं आज, वर्ण कहना चाहिए, वर्ग नहीं, क्योंकि वर्ग में एक लिक्विडिटी होती है। वर्ग का मतलब होता है जिसमें बदलाहट संभव है, और वर्ण का मतलब जिसमें बदलाहट असंभव है, जो जन्मजात तय हो गया। तो अब वहां एक तो सत्ताधिकारी का वर्ग है, गैर सत्ताधिकारी का वर्ग। गैर सत्ताधिकारी को हक है कि वो खाए, पिए, सोए, बोले ना, सोचे ना। इसका अंतिम परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे सोचने, जैसा हिंदुस्तान में हो गया था, शूद्र सोचे ना, बोले ना, पढ़े ना। तो 5000 वर्ष में एक शूद्र ने प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा नहीं किया। अम्बेडकर पहला शूद्र है जिसमें कोई प्रतिभा है। 5000 साल में अम्बेडकर अंग्रेजों की कृपा है, हमारे कारण से नहीं। 5000 वर्ष में इतने बड़े शूद्रों की जमात में एक प्रतिभा पैदा हो, और वो भी अंग्रेजों की सुविधा से पैदा हो पाए, तो ये सोचने जैसा है कि इसका हुआ क्या कारण। रूस में नीचे का जो वर्ग है, समाज जो है, वो प्रतिभा पैदा नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रतिभा बिना सोचे विचारे पैदा नहीं होती। और धीरे धीरे रिफ्ट बड़ी होती जाएगी। आज पोलिट ब्यूरो के लोग हुकूमत करते हैं, कल इनके बच्चे करेंगे, परसों उनके बच्चे, रिश्तेदार, ये एक ग्रुप बन जाएगा, एक जो करता रहेगा निरंतर। और अब इसके हाथ में इतने साधन हैं, जितने साधन किसी सत्ता के हाथ में कभी भी नहीं है। धन इनके हाथ में है, राज्य इनके हाथ में है, पुलिस इनके हाथ में है, मिलिट्री इनके हाथ में है, विज्ञान इनके हाथ में है। और वो जो नीचे जनता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी इस पर बहुत विचार चलता है कि इस तरह के ड्रग्स खोजे गए हैं जिनका मास एप्लीकेशन हो सकता है, कि आपके गांव के रिजर्वायर में, पानी के झील में एक ड्रग डाल दिया जाए जो गांव भर पीता रहे, तो 6 महीने के बाद गांव में बगावत की वृत्ति न रह जाए, ट्रैंकुलाइजिंग हो, कि वो पूरा का पूरा गांव जो बगावत कर ही ना, सोच ही ना सके कभी, उसके भीतर से सारी की सारी नर्वस सिस्टम जो है वो ट्रैंकुलाइज हो जाए। ये तो बड़ा मुश्किल का मामला है कि इसका तो मतलब बड़ा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कभी कि हमारे नल से जो हम पानी पी रहे हैं उसमें कोई ड्रग भी है। अब हम ये भी कर सकते हैं कि हम बच्चा पैदा हो तभी उसमें के कुछ हिस्से काट लें, जो अस्पताल में घटित हो जाए हमें कभी पता न चले। पैदा होते से जैसे हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, पैदा होते से हम एक इंजेक्शन उसे दें जो उसको सदा के लिए चिंतन की बगावत से मुक्त कर दे, वो कभी सोच ही ना पाए विरोध में, क्योंकि विरोध में सोचने के लिए कुछ केमिकल जरूरी है बॉडी में। अगर वो केमिकल न रह जाए तो आप विरोध में नहीं सोच सकते, आप हमेशा हाँ कह के सोचेंगे। इतनी बड़ी सत्ता के हाथ में ताकत आ जाए और स्वतंत्रता का कोई उपाय न रहे, तो मैं मानता हूं कि गरीबी अमीरी को भी सह लेना बेहतर है। इतने बड़े उपद्रव को लेने का अब कोई कारण नहीं समझ में आता। रूस में अगर ये व्यवस्था चलती है तो 100 वर्ष में शूद्रों का एक वर्ग पैदा हो जाएगा, जो कि जिसके पास कोई प्रतिभा, कोई बुद्धि, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। हाँ, खाएगा, पिएगा, मोटा तगड़ा होगा, स्वस्थ होगा, लंबी उम्र का होगा, मगर उसके पास कोई प्रतिभा और बुद्धि जैसी इंटेलिजेंस कोई चीज नहीं रह जाएगी, या इंटेलिजेंस उसी मात्रा में रह जाएगी जो हाँ कह सकती, ना नहीं कह सकती। तो इसलिए मैं मानता हूं कि एफ्लुएंट सोसाइटी के माध्यम से ही, इसलिए मैंने परसों कहा कि हिंदुस्तान में समाजवाद लाना हो, मास को पहुंचना हो तो वाया वाशिंगटन ही पहुंचा जा सकता है, और कोई उपाय नहीं।
मैं समझता हूं कि अमेरिका में जो घटित हो रहा है वो बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, और रूस में जो घटित हुआ है वो बिल्कुल अननेचुरल प्रोसेस है। घटित चीन में जो हुआ है वो बिल्कुल ही अननेचुरल प्रोसेस, अस्वाभाविक प्रक्रिया है। और ये भी मेरी दृष्टि है कि अस्वाभाविक प्रक्रिया में ही हिंसा जरूरी होती है। स्वाभाविक प्रक्रिया ही अहिंसक हो सकती है। अस्वाभाविक प्रक्रिया का मतलब यह है कि जिसमें हमें वायलेंस करनी पड़ेगी। तो अगर अहिंसात्मक ढंग से, और मैं मानता हूं कि अहिंसात्मक ढंग से ही कुछ भी लाने योग्य है तो आने देना चाहिए। दूसरा भी मेरा कारण है, मेरा ये भी ख्याल है कि आर्थिक समानता तो ठीक है, लेकिन बहुत गहरे में ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि दो व्यक्ति समान नहीं है। असमानता एक बहुत वैज्ञानिक सत्य है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को असमान होने की स्वतंत्रता का भी हक है। ये तो इकोनॉमिक बात है, और मैं मानता हूं कि समान सुविधा सबको मिल जानी चाहिए, लेकिन समान सुविधा भी इसीलिए मिलनी चाहिए कि मैं जो होना चाहूं वो हो सकूं और आप जो होना चाहें हो सके। इसका गहरा मतलब ये हुआ कि समानता की सुविधा भी मैं इसलिए मांगता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति असमान होने को स्वतंत्र हो सके। और अगर हमने जबरदस्ती समानता थोपी तो हमें वो मनोवैज्ञानिक भेद जो उनकी कोने भी जड़ा देना पड़ेंगे, और हमें एक एक व्यक्ति को ऐसा बना देना पड़ेगा वो टाइप हो, क्योंकि वो जिस मात्रा में असमान होगा उसी मात्रा में हमारी जो जबरदस्ती थोपी गई व्यवस्था उसमें बाधा डालेगा। तो इसलिए मैं नैसर्गिक विकास के पक्ष में हूं। पूंजीवाद जैसे नैसर्गिक ढंग से आया है, ऐसे नैसर्गिक ढंग से समाजवाद भी आना चाहिए। तो उसमें समानता भी आ जाएगी एफ्लुएंस के द्वारा, और व्यक्ति असमान होने के लिए भी स्वतंत्र होगा, उसमें कोई बाधा ना होगी। हमें ख्याल में नहीं है कि अगर सारे व्यक्तियों को हम किसी तरह से बिल्कुल समान कर दें तो वो समाज इतना उबाने वाला होगा जिसका हिसाब नहीं। अब माओ ने चीन में करीब करीब कपड़े समान कर दिए, कोई कपड़े की वैरायटी नहीं है चीन में, 2-4 तरह के कपड़े मिल सकते हैं, वही आपको पहनने होंगे। दफ्तर का एक तरह का कपड़ा है, घर का एक तरह का है। तो करीब करीब पूरा मुल्क ऐसा लगता है जैसे कि एक मिलिट्री कैंप हो गया, चेहरे खत्म हो गए। या आपने कभी ख्याल किया कि अगर 100 जवान मिलिट्री के खाकी ड्रेस पहन के खड़े होते तो आपको चेहरे दिखाई नहीं पड़ते, चेहरा मिट ही जाता है एकदम एक सी ड्रेस में। तो इंडिविजुअलिटी मिट जाती है। इसलिए यूनिफॉर्म हम इसलिए पहनाते कि उसका व्यक्तित्व खत्म हो जाए। चंडीगढ़ है, नए नगर बस रहे हैं जो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो बड़े बोरिंग है, मोनोटोनस। उन्हें थोड़ी देर देखने के बाद घबराहट और ऊब शुरू हो जाती। तो अगर हमने समानता की कोई अस्वाभाविक चेष्टा की तो हम एक मोनोटोनस समाज पैदा करेंगे जिसमें से रस और वैविध्य विनष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे लिए सवाल सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, मेरे लिए सवाल मनोवैज्ञानिक भी है। और मनोवैज्ञानिक अर्थों में समानता बिल्कुल ही असत्य हो ही नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए। हाँ, आर्थिक समानता की सुविधा हमें एक दिन जुटानी चाहिए, और वो भी तभी हम जुटा पाएंगे जब हम अतिरिक्त संपत्ति पैदा कर लेते हैं। की इतनी बड़ी गरीबी पूंजीवाद लाने, वो तो बहुत वर्षों लगेगा। उसका प्रचार कैसा करेगा? पूंजीवाद लाने का प्रचार कैसा होगा? पूंजीवाद के प्रचार के लिए कुछ भी नहीं करना है। हमारे ख्याल में भर एक बात आ जाए तो पूंजीवाद तो अपनी गति से ग्रो कर रहा है, हम सिर्फ बाधा न डालें और हम इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लें कि इसकी ग्रोथ हमारे हित में है। कुछ और प्रचार करने की जरूरत नहीं। प्रचार हमें उसका करना पड़ता है जो अपने आप ग्रो ना कर रहा हो। उसका प्रचार करने की कोई जरूरत ही नहीं कि जवान आदमी बूढ़ा कैसे होगा, वो तो हो जाएगा, इसके प्रचार की कोई जरूरत नहीं है। वो तो सोसाइटी अपने आप पूंजीवाद के दौर में आ रही है, आएगी। अगर हम बाधा डालेंगे तो रुकेगी। समाजवाद का प्रचार करना पड़ेगा, पूंजीवाद के प्रचार की कोई जरूरत ही नहीं। पूंजीवाद कोई सिद्धांत थोड़ी है,
पूंजीवाद समाज का सहज विकास है, समाजवाद एक सिद्धांत, उसको हमें थोपना पड़ता है। पूंजीवाद तो बिल्कुल ही सहज प्रक्रिया से आया, किसी ने प्रचार नहीं किया। पूंजीवाद को समझाने के लिए कोई प्रोफेट नहीं है, पूंजीवाद को समझाने के लिए कोई पार्टी नहीं है, पूंजीवाद को समझाने के लिए कोई फिलसफी नहीं है। पूंजीवाद तो सहज आया है, वो जिंदगी के रास्तों से आया है, वो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हम बाधा न डालें और हम सहयोगी हो जाएं, और हम पूंजीवाद कैसे फैले शीघ्रता से उसकी चिंता करें। और ये आप ठीक कहते हैं कि इतनी पुरानी गरीबी है, इतनी पुरानी गरीबी को अगर जल्दी मिटाने की कोशिश की तो मैं नहीं मानता हूं कि मिट जाएगी। इतनी पुरानी गरीबी को मिटाने के लिए बहुत धैर्य की जरूरत है। समाजवादियों को धैर्य बिल्कुल नहीं, वो कहता हम आज ही मिटा देंगे। खतरा यह है कि आज मिटाने में वो कहीं और लंबे वक्त न लगवा दे। मैं मानता हूं लंबे लगवा देगा, क्योंकि उसे पूंजी पैदा करने का कोई ख्याल ही नहीं है। आज हिंदुस्तान में जो समाजवादी है उसका एक ही ख्याल है कि पूंजी का वितरण कर देना है। अब मजे की बात यह है कि पूंजी के वितरण से गरीबी नहीं मिटेगी। कितनी पूंजी है हिंदुस्तान के पास जिसका आप वितरण कर लेंगे? एक 10 करोड़पतियों को उनके पास पूंजी, उसको उठा के बांट दीजिए कि 50 करोड़ की गरीबी में वो वैसे खो जाएगी जैसे एक तालाब में हमने एक मुट्ठी भर रंग डाल दिया हो। सब उनको पता नहीं चलेगा। पूंजीवादी ये कैसा उनका पैसा दे देगा? ये मैं कहता ही नहीं देने का, ये मैं कह नहीं रहा हूँ। मैं तो कहता नहीं कि पूंजीवादी पैसा दे, ये मैं कहता नहीं हूँ। आज अगर हम ले भी लें जबरदस्ती बंदूक के कुंदे पर तो कोई हित नहीं है। हिंदुस्तान के समाजवादी मेरे ख्याल से बहुत बचकानी बुद्धि के हैं। एक तो उनको ये लगता है, उनके लिए बड़ा सवाल जो है वो क्रिएशन ऑफ वेल्थ का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का है। बड़ा सवाल जो मैं जितने समाजवादियों से बात करता हूं उनको एक ही दिमाग में है कि पूंजी का वितरण कैसे हो, विभाजन कैसे हो। मजा ये है कि पूंजी हो तो वितरण भी हो। पूंजी है कहां जिसका वितरण आप करने को लगे? दिख रही है आज दिल्ली में, अहमदाबाद में, बंबई में। तो हमें मुल्क का कोई ख्याल नहीं है, मुल्क का हमें कोई ख्याल ही नहीं कि मुल्क इतनी बड़ी गरीबी से भरा है कि इतना ही हो सकता है कि 10-5 जिनके पास पूंजी दिखाई पड़ रही उनको भी हम गरीब बना दें, बस। इससे ज्यादा कोई परिणाम नहीं होगा बांटने का। और बांटने की प्रक्रिया में पैदा करने का जो यंत्र है वो नष्ट हो जाए। तो मेरा अच्छा, आपका ये कहना ठीक है कि हम पूंजीपति से कैसे ले लेंगे। मैं कहता नहीं लेने की जरूरत है। असल में पूंजीपति पूंजी ले कहां जाता है, ये जो हमको ख्याल है ये भी हमको बड़ा अजीब ख्याल है। अब बिरला कोई सोना थोड़ी खाता है। अगर बहुत गौर से देखा जाए तो बिरला के पास जो अतिरिक्त संपत्ति आती है वो और संपत्ति को पैदा करने में लगती है। कोई खा तो सकते नहीं है, उसको करिएगा क्या? आज बिरला के पास कोई 350 करोड़ रुपया है, इतनी संपत्ति को उसका मालिकियत है। आज इस संपत्ति का करिएगा क्या? बिरला भी क्या करेंगे, कोई भी क्या करेगा? ये संपत्ति अंततः समाज को ही उपलब्ध होती चली जाती है, ये कहीं जाती नहीं। उत्पादन में लगती है, मंदिर बनता है कि धर्मशाला बनती है कि कॉलेज खुलता है कि स्कूल खुलता है कि अस्पताल बनता है। हाँ, फर्क इतना पड़ता है वो उस अस्पताल पे सरकारी नाम न होकर बिरला का नाम होता है, और कोई फर्क होता नहीं। और बिरला जितना खाता है, जितना पीता है, उससे 300 करोड़ का कोई लेना देना नहीं। वो तो 1 करोड़ वाला क्या 50 लाख वाला भी, 5 लाख वाला भी उतना खा पी रह सकता है, उससे कोई सवाल नहीं है। पूंजीपति संपत्ति पैदा करता है, लगता हमें ऐसा है कि शोषण कर रहा है, अंततः वो समाज को दे जाता है। करेगा क्या? मेरी अपनी समझ है कि वो करना क्या है। और एक व्यवस्था है जिसको हमें ख्याल में नहीं आता। कोई परिवार 3-4 पीढ़ियों से ज्यादा अमीर नहीं रहता, रह नहीं सकता। कि अगर मैं गरीब हूं तो मैं संपत्ति इकट्ठा करने में लगता हूं। मेरा बेटा अमीर का बेटा होता है, वो संपत्ति को बांटने में लग जाता है। गरीब संपत्ति इकट्ठी करता है, अमीर बांटता है। फोर्ड ऑफ इंग्लैंड आया तो वो उतरा लंदन स्टेशन पर, उसने जाके इंक्वायरी में पूछा यहां सबसे सस्ता होटल कौन सा है। तो इंक्वायरी वाले ने कहा कि मैं समझता हूं आप हेनरी फोर्ड हैं, आपका फोटो मैं अखबार में फोटो देखा हूं कल, और आप सस्ता होटल पूछते हो। आपका लड़का आता है वो तो पूछता सबसे अच्छा होटल कहाँ है, तो उसने कहा वो हेनरी फोर्ड का लड़का था, गरीब आदमी का लड़का। हमने इकट्ठी की है, वो बांटेगा, वो तो करेगा क्या? ये बड़े मजे की बात है कि 4 पीढ़ियों से ज्यादा कोई परिवार अमीर नहीं रहता, 3री-4थी पीढ़ी बांट जाती है।
वो जाएगी कहां संपत्ति? मेरी अपनी दृष्टि यह है कि पूंजीपति पैदा भर कर पाता है, आखिर में बढ़ तो वो समाज में जाती है। फिर पूंजीपति जिसको हम कहते हैं विलास कर रहा है, वो भी समाज में वितरित होता है। एक पूंजीपति एक कार खरीदता है, 2 कार खरीदता है, तो हमें लगता है कि पूंजीपति ने 2 कार खरीद ली, लेकिन 2 कार बनती हैं, 2 कारखाने चलते हैं, 2 कारखानों में इतने मजदूर काम करते हैं, वो पूंजीपति कार ना खरीदे। अगर हम गांधी जी की बात मान लें और सब सादगी से रहने लगे, 50 करोड़ लोगों में से कम 30 करोड़ लोगों को मरना पड़े इसी वक्त, क्योंकि हमारा गैर सादगी से रहना ही हमारे सारे उत्पादन की व्यवस्था है। अगर गांधी जी की बात मान ली जाए तो मेरी अपनी समझ ये है कि चंगेज ने, तैमूर ने, हिटलर ने जितनी हत्या नहीं की उतनी हत्या गांधी के सिर पड़ जाएगी। अगर हम चुपता ही मान के राजी हो जाएं, सब सादगी से रहने लगे। इस समय कोई 50% उत्पादन तो स्त्रियों के उपकरण बनाने में लगा रहता है, आधी मनुष्यता उससे पलती। अगर गांधी की बात मान ली जाए, स्त्रियां चूड़ी और श्रृंगार और सब छोड़ दें, पाउडर साबुन फलान दुकान सब छोड़ छाड़ बिल्कुल शादी खड़ी हो जाए, आधी जमीन आज मरने की हालत में पहुंच जाए, क्योंकि सारा उत्पादन का जो चक्र है वो उत्पादन का चक्र एकदम ठहर जाए। 50% तो उन्हीं चीजों को पैदा करना पड़ रहा है। तो इसलिए समझ तो ये कहेगी कि आप अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाएं ताकि आवश्यकताओं का उत्पादन बढ़े, ताकि उत्पादन में ज्यादा लोग संलग्न हो, ताकि ज्यादा लोग जी सकें और ज्यादा लोग भोजन पा सकें। हमें ऊपर से दिखता उसका कारण यह है कि हम वैज्ञानिक ढंग से कम सोचते हैं। अमीर के प्रति ईर्ष्या और क्रोध का भाव ज्यादा है, तो बहुत सरलता से हो जाता है। एक आदमी सुख में और हम तकलीफ में, लगता है कि मिटा दो इसको। इसकी फिक्र कम होती कि इसके सुख के मिटने से हमको सुख मिलेगा, कि सिर्फ इतनी होगा कि इसका सुख विदा हो जाएगा। और ये भी हमें ख्याल नहीं आता कि ये इतने सुख से रह रहा है, तो इसके इतने सुख से रहने में इसके आसपास भी सुख के वर्तुल इसको पैदा करने पड़ते हैं, नहीं तो रह नहीं सकता इतने सुख में। एक आदमी बड़ा मकान बनाता है तो ऐसा हमारा ख्याल ये है आमतौर से कि बड़ा मकान तब बनता है जबकि कुछ मकान छोटे हो जाते हैं। ऐसा नहीं, बड़ा मकान बनता है तो कुछ छोटे मकान भी बनते हैं उसके आसपास। अगर हम ठीक वैज्ञानिक ढंग से सोचें तो बड़ा मकान बनता है तो एक इंजीनियर को भी पैसा मिलता है, एक आर्किटेक्ट को भी मिलता है, और एक मजदूर को भी मिलता है, एक राज को भी मिलता है। बड़ा मकान न बनाओ तो ये जो 10 आदमियों के छोटे छोटे मकान चल रहे थे इसी वक्त ठप हो जाएंगे। तो मेरी अपनी दृष्टि यह है कि पूंजीवाद का एक ऐतिहासिक रोल है, वो पूरा कर रहा है। उसको क्रोध से लेने की जरूरत नहीं, उसको समझ से लेने की जरूरत है, साइंटिफिकली सोचने की जरूरत है। अमेरिका ने इतना पूंजी पैदा की, इसका परिणाम ये हुआ है कि जिसको हम गरीब कहते हैं, ऐसा गरीब अमेरिका में नहीं रह गया। गरीब तो अमेरिका में है, पर वो गरीब बहुत और तरह का अमीर गरीब है हमारे लिहाज से। अभी मेरे एक मित्र एक घर में ठहरे थे, तो जो ड्राइवर जिस टैक्सी को उन्होंने किया था, जो ड्राइवर उनको घुमाता था, 15 दिन उसके साथ था वो ड्राइवर, तो उसने कहा कि जाने के पहले एक दफे मेरे घर आप चाय लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं जरूर चलूंगा। तो वो जब उनको लेने आया तो वो दूसरी गाड़ी लेके आया, तो उन्होंने पूछा कि आप तुम गाड़ी बदल ली? उसने कहा कि नहीं, वो तो मालिक की गाड़ी थी, टैक्सी थी, ये मेरी गाड़ी है। वो हैरान हुए कि ये गाड़ी उसकी टैक्सी से बेहतर थी। जब उसके घर गए तो वो दंग रह गए। उसकी पत्नी थी और वो था, दोनों ही हैं, 9 कमरे थे, सब मार्बल फ्लोर था। उसका बाथरूम देख के वो मुझसे, वो तो इंदौर के करोड़पति हैं, एक बड़ी मिल के मालिक है, वो मुझसे कहने लगे कि उसका बाथरूम देख के मुझे ईर्ष्या हो, ऐसा बाथरूम तो मेरे पास नहीं, तो पूरा मार्बल का था। वो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर अब भी गरीब है अमेरिका में, वो तुलना में गरीब है, लेकिन हमारे लिहाज से वो बहुत शानदार हो गई। तो सड़क पे चलती तो आप भी नहीं कह सकते कि भंगन। आज कोई एलिजाबेथ भी उसके साथ खड़ी हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, बल्कि एक दफा एलिजाबेथ उतनी शानदार न मालूम पड़े, क्योंकि वो अभी भी पुराने ढांचे में खड़ी है। भंगन ने तो सारा नया रूप कर लिया। पूंजीवाद सहज विकसित होता चला जाए तो अपने आप इतनी संपत्ति पैदा कर लेगा। और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से मेरे ख्याल में है कि अतिरिक्त संपत्ति पैदा हो जाती है। एक तो संपत्ति को पैदा करती है,
और ये बिल्कुल चक्रवृद्धि की तरह चलता है। ये ऐसा नहीं है कि एक दफा संपत्ति पैदा होनी शुरू होती है तो संपत्ति के नए वर्तुल संपत्ति शुरू कर देती है, फिर संपत्ति को पैदा करती चली जाती है। एक दूसरी बात यह है कि जैसे ही संपत्ति पैदा होती है लोग बच्चों में कम उत्सुक हो जाते हैं, कम बच्चे पैदा करते हैं, सिर्फ गरीब ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो संपत्तिशाली समाज की जनसंख्या कम होने लगती है और संपत्ति फैलने लगती है, और इसके दोहरे परिणाम होते हैं क्योंकि अंततः अतिरेक हो जाता है, जनसंख्या कम होने लगती है और संपत्ति फैलने लगती है। संपत्तिशाली आदमी कम बच्चे पैदा करता है 2-3 कारणों से। एक तो सेक्स उसका अकेला एम्यूजमेंट नहीं रह जाता, उसकी जिंदगी में और भी सुख आ जाते हैं। गरीब की जिंदगी में कोई सुख नहीं, और एक ही सुख है जो मुफ्त मिलता है उसको, वो सेक्स। तो वो ज्यादा बच्चे इकट्ठे कर लेता है बेचारा, उसको कोई उपाय नहीं दिखता। अच्छा, गरीब को ये भी आशा रहती है कि जितने ज्यादा बच्चे होते हैं गरीब के लिए सहयोगी है, अमीर के जितने ज्यादा बच्चे होते हैं अमीर के लिए दुश्मन है, क्योंकि अमीरी कम होती है। बच्चों के पैदा होने से अमीरी कटती। अगर मेरे पास करोड़ रुपए हो, 4 बच्चे हो गए तो 25 लाख के आदमी रह गया, मैं क्योंकि 4 बच्चे 25-25 लाख बांट लेने वाले। गरीब के 4 बच्चे पैदा हो जाते तो एक बच्चा बर्तन बनता है, एक बच्चा ढोल चरा आता है, एक बच्चा गांव में काम कराता है, गरीब अमीर होता है। तो गरीब बच्चों में उत्सुक है और जनसंख्या में उत्सुक है, उसकी समझ में नहीं आ सकता कि जनसंख्या कम होनी चाहिए। अमीर जनसंख्या में बिल्कुल उत्सुक नहीं रह जाता, बच्चों में उत्सुक नहीं रह जाता, और उसके सुख के साधन बढ़ जाते। इसका आखिरी जो टोटल इफेक्ट होता है वो होता है कि संपत्ति ज्यादा हो जाएगी और जनसंख्या कम हो जाएगी, और इससे एक समाजवादी व्यवस्था अपने से निकलेगी जो सहज होगी। तो मैं कहता हूं कि 200 वर्ष 100 वर्ष की हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। 100 वर्ष कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है। जब 5000 साल से हम गरीब हैं तो 100 वर्ष की हमें फिक्र करनी चाहिए। उसको वो कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं, बल्कि बहुत जल्दी ही हो जाएगा। और अगर हमने 5 वर्ष में समाजवाद लाने की कोशिश की तो मैं मानता हूं कि हम 5000 साल तक और गरीब न रह जाएं, महंगा सौदा हो जाएगा। वो इस वक्त बहुत धैर्य की जरूरत है। धैर्य कठिन है, ये भी मैं जानता हूं। मैं नहीं समझता कि मेरी बात सुनी जा सकेगी। धैर्य बहुत कठिन है। इसलिए कि आप सोचे तो अभी जो इंदिरा जी कांग्रेस से अलग होकर जो सोशलिज्म की राह पर देश को ले जा रही है वो गलत ले जा रही है। एकदम ही गलत ले जा रही है, थोड़ा बहुत गलत नहीं, एकदम ही गलत ले जा रही है। लेकिन इंदिरा जी के बड़े फायदे में है और उनके साथी जो उनके भी बड़े फायदे में। देश का तो कोई उससे हित नहीं। सच बात यह है कि 20 साल में इंदिरा जी और उनके पिताजी दोनों के पास एक ही टैक्टिक थी। कांग्रेस को मर जाना चाहिए था, उसका कोई अर्थ नहीं था आजादी के बाद, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया था। नेहरू जी को भी जब भी दिक्कत दिखती कांग्रेस को बचाने में, तब वो समाजवाद की बात शुरू कर देते। जब परेशानी आती तब समाजवाद बचाता। उनकी बेटी उसी ट्रिप को और लंबा रही, और लंबाना उसे पड़ेगा क्योंकि 20 साल का फासला हो गया। अब बहुत शोरगुल मचाना पड़ेगा तभी ट्रिक काम करेगी, जल्दी काम नहीं करेगी। नेहरू तो कहते थे समाजवाद और ट्रिक काम कर जाती, उसको थोड़ा बहुत समाजवाद लाके भी दिखलाना पड़ेगा। मतलब कुछ नेशनलाइजेशन कर दे, कुछ ये कर दे, वो कर दे, तो ये अगला इलेक्शन कांग्रेस और जीत लेती है। लेकिन इसके बाद वो ट्रिक भी काम नहीं करेगी। पर मेरा मानना यह है कि ये पॉलिटिकल स्टंट मुल्क के भविष्य के लिए महंगा है। इसमें इंदिरा जी को फायदा है, उनके कलीग्स को फायदा है, उनकी पूरी कंपनी को फायदा है, लेकिन इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं। और जनता आकर्षित हो जाएगी, ये भी ठीक है। जनता दुख में है, परेशानी में है, और उसको तत्काल कोई लाभ मिले इसकी आशा है। पर मुझे नहीं लगता इससे मुल्क को कोई फायदा होगा, नुकसान होगा।